नमस्कार मित्रांनो, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं ढासू स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों, हम लोग आज इस सेशन में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के सारे की स्टेटमेंट, सारे ढासू स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने सारे टॉपिक्स आपको तो मैं डेली दे ही रहा हूं। अगर आपने नहीं देखे तो वो भी टॉपिक अच्छे से देख लो बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी के स्टेटमेंट पे से ही नीट का पेपर बनने वाला है। अगर आपको नीट 2024 में अच्छा रिजल्ट अगर चाहिए तो बेटा ये सेशंस तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलो बच्चों, यहां पे सबसे पहले क्या दिया है, देखो एक चीज हमेशा याद रखो, मैं यहां पे रटने वाली चीजें आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बस वो स्पेशलाइज स्टेटमेंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसपे क्वेश्चन बनने वाले। इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी की रटने वाली चीजें मैंने छोड़नी है, नहीं बेटा, वो भी करना है, लेकिन वो सबको मालूम होता है, जो किसी को मालूम नहीं वो हम बताएंगे, राइट। तो चलो बच्चों, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं, एंड सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ सिंगल सेल होते हैं यूनिसेल्युलर, कुछ मल्टी सेल्युलर यानी बहुत ज्यादा सेल के बने हुए होते हैं। अब देखो व्हाट इज सेल, ये वाली स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखो। सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होता है दैट इज कैपेबल ऑफ, देखो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, एंड परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ओके, और अगर हम लोग सेल में से कुछ भी कम कर दे, सो एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इसलिए सेल को कहते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छे से समझो। ओके, नेक्स्ट, एंटनी वॉन लीवनहॉक, लिविंग सेल सबसे पहले देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ओके, चलो यहां पे अच्छे से ध्यान दो बच्चों, यहां पे कुछ चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती है, अच्छे से सुनो। चलो, श्वान ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था, स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। देखो, स्क्लेडन ने प्लांट के सेल पढ़े थे, श्वान ने एनिमल सेल को देखा था, लेकिन इसने रिपोर्ट किया दैट सेल्स हैड अ थीन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसने क्या बताया कि एनिमल सेल की बाहर से एक थीन आउटर मेम्ब्रेन है जिसे आज हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड, यानी श्वान ने ही कंक्लूड किया that based on his study on plants tissues, यानी इसके प्लांट के भी टिश्यूज देखे थे इसने, that the presence of cell wall is the unique character of the plant cell। तो presence of cell wall is the unique character of plant cell। ये कंक्लूड करने वाला कौन है? श्वान है। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट, श्वान ने एक हाइपोथेसिस भी प्रपोज किया था, और उसमें क्या बोल रहा था, दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये देने वाला, हाइपोथेसिस देने वाला भी कौन था? श्वान ही था। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, रुडोल्फ वर्चॉ, उसने सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वगैरह बताया था। देखो एक्चुअली स्केलेटन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दिया था, और उन्होंने बताया था कि ऑल, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। लेकिन ये सेल आए कहां से, ये वो नहीं बता पाया था। तो वो किसने बताया था? रुडोल्फ वर्चॉ ने, दैट सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसे हम लोग कहते हैं ओमनी सेल्यूला सेल्यूला। देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये स्क्लेडन एंड श्वान की स्टेटमेंट थी। एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये वर्चॉ ने उसमें डाला था। ओके, अब ओवरव्यू में चलो देख लो एक बार। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, उसे हम लोग यूकैरियोट कहते हैं। जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं हो उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। ये वाली स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखो बच्चों। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, The prokaryotic cell lack such a membrane bound organelle। प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं। ओके, अब देखो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। राइबोसोम कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। देखो, जब लेक्चर्स में या आपको अगर चाहिए तो आप लिख भी सकते हो। देखो, सेल्स में कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं, और कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो बच्चों, प्रोकैरियोट में तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड है नहीं, उसको छोड़ दो। तो यूकैरियोटिक में डबल मेम्ब्रेन कौन है बेटा? न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है यानी प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है। समझ में आ रहा है? ओके,
और राइबोसोम कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ये राइबोसोम ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चों जो प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट दोनों में भी होता है, ये यहां पे स्टेटमेंट में आपको दिया है। राइबोसोम सिर्फ है ना साइटोप्लाज्म में नहीं होते, तो वो अदर दो ऑर्गेनल में भी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो इनमें भी राइबोसोम्स होते हैं, बस उनका टाइप अलग होता है। वहां पे 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल जैसा होता है, और यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में 80s ये राइबोसोम होता है। ओके चलो बच्चों, नेक्स्ट, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। हमारे पास और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, कौन सा है, सेंट्रोसोम, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट, सेल साइज में डिफर करता है। सबसे छोटा साइज तो माइकोप्लाज्मा का होता है, क्योंकि इनके पास तो सेल वॉल भी नहीं है, 0.3 माइक्रोमीटर। इनका ही सबसे छोटा है पीपी येलो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, 0.1। ओके तो ये 0.3 है बच्चों। तो बैक्टीरिया 3 to 5 होते हैं। ओके ये साइजेस आपको अलग अलग यहाँ पे दिए हुए है ना, बैक्टीरिया 3 to 5 होते हैं। ओके लार्जेस्ट जो सेल होती है वो ऑस्ट्रिच एक की सेल है। एनिमल सेल की साइज मतलब ह्यूमन रेड ब्लड सेल की अगर लेंगे तो 7 माइक्रोमीटर है। ओके अब अच्छे से देखो, ये वाली स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखो बच्चों, ये वाली स्टेटमेंट देखो कौन सी है, द शेप ऑफ द सेल मे वैरी विथ द फंक्शन दे परफॉर्म, यानी फंक्शन की हिसाब से, फंक्शन की हिसाब से शेप ऑफ द सेल चेंज होता है। ऐसी पैराग्राफ की आखिरी में दी हुई लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, है ना। चलो नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल में देखो, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। चलो अच्छे से देखो, प्रोकैरियोटिक के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सब में नॉर्मली सेम होता है, दो प्रोकैरियोट बहुत अलग अलग टाइप के शेप एंड फंक्शन दिखाते हैं। ओके नेक्स्ट देखो बच्चों, प्लाज्मिड के बारे में यहां दिया है, जो यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देने वाले को हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। देखो नेक्स्ट, नो ऑर्गेनल लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, यानी जो यूकैरियोट में है उसमें जैसा कोई प्रोकैरियोट में नहीं है एक्सेप्ट राइबोसोम, तो दोनों के पास एक ही चीज कॉमन है, दैट इज राइबोसोम। ओके नेक्स्ट देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक के पास समथिंग यूनिक होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंक्लूजन। क्या कहते हैं हम लोग उसे, इंक्लूजन। तो इंक्लूजन बॉडीज में क्या होता है, तो कुछ चीजें स्टोर करके रखी जाती है। नेक्स्ट, एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं मेसोसोम्स। ओके और मेसोसोम इसेंशियली क्या है बच्चों, इन फोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन अंदर आके ऐसी फोल्ड हुई है उसे हम लोग कहते हैं मेसोसोम। चलो बच्चों नेक्स्ट, सेल एनवेलप, द आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड। अब देखो 3 लेयर का एनवेलप बनता है, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके अंदर सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो आपको सीक्वेंस पूछते हैं, बाहर कौन है बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स है, अंदर कौन है, सेल वॉल है, उसके अंदर कौन है, सेल मेम्ब्रेन है। ओके तो सबका फंक्शन अलग अलग है, लेकिन एक्ट टुगेदर एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट वो काम करते हैं। देखो बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में ये चीज याद रखो, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया, तो अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन एंड थिकनेस चेंज होता है। अगर वो स्मूथ है, लूज शीट है, तो उसे हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं बच्चों। अगर थिक एंड टफ है तो उसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिक एंड टफ है तो कैप्सूल कहो, लूज शीट है तो स्लाइम लेयर कहो। ओके नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब ये चीज यहां पे अच्छे से याद रखो, ये चीज अच्छे से याद रखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट, टू दैट ऑफ द यूकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में राइबोसोम्स के बाद अगर कोई चीज सिमिलर है स्ट्रक्चरली तो वो चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिवर्सल भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, उसी का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनेगा मेसोसोम। मेसोसोम के वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेले बनते हैं। ओके अब इनके फंक्शन को अच्छे से याद रखो, सेल वॉल फॉर्मेशन मेसोसोम पे होगा, डीएनए रेप्लिकेशन मेसोसोम पे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स मेसोसोम्स पे होगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, सेक्रेशन में हेल्प करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एंजाइम कंटेंट वहां पे रहे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन वहां पे हो रही है। ओके
और अनदर मेम्ब्रानस, ये वाली चीज याद रखो। देखो साइनोबैक्टीरिया के पास देयर आर अदर मेम्ब्रानस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अदर एक मेम्ब्रानस एक्सटेंशन होता है विच इज कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग उसे? क्रोमैटोफोर। और उसके पास क्या है? पिगमेंट्स है। क्या है बच्चों? उसके पास पिगमेंट्स है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब फ्लैजेला तो होता है मोटिलिटी के लिए, लेकिन फ्लैजेला को छोड़ के जो पिलाई और फिम्ब्रे, उसके बारे में एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है आपको। देखो फ्लैजेला मोटिलिटी के लिए है ना, उसका बेसल बॉडी होता है, हुक होता है, फिलामेंट होता है, लंबा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को मालूम है। लेकिन उसके पिलाई और फिम्ब्रे के बारे में कुछ चीजें समझो। पिलाई और फिम्ब्रे आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर, ओके, ऑफ द बैक्टीरिया, बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। तो बच्चों ये ध्यान में रखो, पिलाए और फिम्ब्रे का मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है। ओके, पिलाए कैसे? इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, पिलिन बोलते हैं हम लोग उसे। फिम्ब्रे जो होते हैं स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर निकले हुए हैं। ओके, और वो अधेजन अटैचमेंट के लिए हेल्प करते। किसके लिए हेल्प करते हैं? अधेजन यानी अटैचमेंट के लिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम कहां पे बैठे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि वहीं पे तो प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है बच्चों? तो प्रोटीन सिंथेसिस। किससे बनते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन से बनते हैं। नेक्स्ट, पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम किसको बोलते हैं बच्चा? मतलब एक आरएनए है और उस पर नंबर ऑफ राइबोसोम चिपके हुए, एक ही आरएनए पे नंबर ऑफ राइबोसोमल कॉम्प्लेक्सेस है, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कंडीशन। चलो नेक्स्ट, इंक्लूजन बॉडीज क्या है बच्चों? मैंने बोला आपको रिजर्व फूड मटेरियल होता है वहां पे। ओके, क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है, लेकिन एक चीज याद रखो, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहेंगे। और ये वाली चीज याद रखो, गैस वैक्यूल्स कहां पे होते हैं? ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल होते हैं किन में? ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स होते हैं, है ना। तो उनको मतलब पानी में तैरने के लिए, ओके, बायोन डेंसिटी हम लोग उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बायोन डेंसिटी। तो उसके लिए वो चाहिए होते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, यूकैरियोटिक सेल के बारे में अब दिया है। सो यूकैरियोट इंक्लूड, यूकैरियोट में क्या क्या अच्छे से ध्यान में रखो, प्रोटिस्ट है, प्लांट है, एनिमल है एंड फंगा है। ये चार लोग यूकैरियोटिक है। ये चार लोग कैसे? यूकैरियोटिक है। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सारी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर प्रोसेस सेल वॉल। प्लांट के पास सेल वॉल है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं है। एनिमल के पास सेंट्रियोल है, प्लांट के पास वो नहीं है। ओके, तो ऐसे डिफरेंस ऐसे बच्चों, सेल वॉल होता है प्लांट के पास, प्लास्टिड होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो एनिमल में नहीं होगा। एनिमल में सेल वॉल भी नहीं है, प्लास्टिड्स भी नहीं है, ओके, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल के पास क्या है? सेंट्रियोल है, विच इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल। ये अच्छे से याद रखो, ये वाली चीज अच्छे से याद रखो। प्लांट के पास क्या है? सेल वॉल है, प्लास्टिड है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। एनिमल के पास ये नहीं है। एनिमल के पास सेंट्रियोल है, जो प्लांट के पास नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट, ये डायग्राम आपको दिए है, डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों आपको। नेक्स्ट देखो अब, सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनती है। उसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने धीरे धीरे ढूंढा है। ओके, तो एक ही दिन में तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मिला नहीं, तो लास्ट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है, तो वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या कहते हैं बच्चों? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। देखो क्या है बच्चों उसमें, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आपको मालूम होती है, बस ये यहाँ पे याद रखो। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्टेरॉल। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? कोलेस्टेरॉल होते हैं। ह्यूमन बीइंग में मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट कितना प्रोटीन है? 52%। उल्टा करते हैं बच्चे, बच्चों को लगता है यार लिपिड ज्यादा होगा, नहीं, प्रोटीन 52% है, ओके, और लिपिड कितना है बच्चों? 40% है। देखो अब प्रोटीन को हम लोगों ने क्लासिफाई करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी प्रोटीन को बाहर निकालने का जो सीक्वेंस है, जल्दी निकलेंगे तो उसे हम लोग पेरिफेरल कहते हैं, एक्सट्रिंसिक। जो प्रोटीन बाहर निकलने में टाइम लगाएंगे, यानी वो ज्यादा अटके हुए, तो उन्हें हम लोग इंटेग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ओके, तो वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है।
ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये वाली स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान में रखो। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड अनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स। समझ में आ रहा है? विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, यानी बाइलेयर में प्रोटीन आराम से घूम सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। ओके, एंड दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। तो ये प्रोटीन जो घूम सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइडिटी। क्या कहते हैं बच्चों? फ्लूइडिटी कहते हैं। नेक्स्ट, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। फ्लूइडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से फंक्शन के लिए? चलो अच्छे से याद रखो। सेल की ग्रोथ, है ना, सेल ऐसा बड़ा होगा। अब सेल फ्लूइड है इसलिए बड़ा हो रहा है, नहीं तो नहीं होता था। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल के बीच में जो जंक्शंस होते हैं वो फ्लूइडिटी की वजह से है। सेक्रीशन फ्लूइडिटी की वजह से, एंडोसाइटोसिस फ्लूइडिटी की वजह से, सेल डिवीजन फ्लूइडिटी की वजह से। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, एनर्जी यूज हुआ तो एक्टिव, नहीं हुआ तो पैसिव। ओके, तो डाउन द ग्रेडियंट अगर है हायर टू लोअर तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, और लोअर टू हायर उल्टा अगर जाना है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो वो होता है एक्टिव। समझ में आ रहा है? ओके, तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे दी है। चलो नेक्स्ट, सेल वॉल के बारे में देखो बच्चों क्या कहते हैं। सेल वॉल क्या है? अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. Okay, तो फंगा और प्लांट में कैसा है बच्चों? ये वाली चीज को याद रखो। नॉन लिविंग, क्या कह रहे हैं वो? नॉन लिविंग रिजिड, ओके, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, नॉट ओनली गिव्स द शेप, सिर्फ शेप नहीं दे रहा है बच्चों, लेकिन क्या कर रहा है? सेल को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज, ओके, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन। तो नॉर्मली मैकेनिकल इंजुरी से सेल वॉल बचाता है, ये हमें याद रह जाता है, लेकिन इन्फेक्शन से भी बचाता है सेल वॉल, ये अच्छे से समझो। ओके, नेक्स्ट, इट आल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो बच्चों सेल वॉल सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी है, एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो, बड़े मॉलिक्यूल्स को। तो सेल वॉल क्या क्या काम कर रहा है देखो, अच्छे से देखो। शेप दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है मैकेनिकल डैमेजेस से और इन्फेक्शन से, सेल टू सेल इंटरेक्शन भी हो रहा है, एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल, जो नहीं चाहिए ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल को बैरियर है, आने नहीं देगा। अलगे के पास भी सेल वॉल है बच्चों, और उसके सेल वॉल के पास क्या क्या, ये क्वेश्चन आके भी गया है। सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मैनन, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और वही अगर प्लांट सेल है तो उसके पास क्या है बच्चों? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। देखो प्लांट के पास पहले तो प्राइमरी सेल होती है जो कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कैपेबल ऑफ ग्रोथ कौन सी सेल वॉल है? तो कौन सी सेल वॉल है बच्चों? प्राइमरी सेल वॉल है। नेक्स्ट देखो, मिडल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट का बनता है। फिर आया सॉरी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी क्या? जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम। मेम्ब्रेन बाउंड, एक दूसरे से रिलेवेंट फंक्शन रखने वाले, ओके, सो उसे हम लोग कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके पास क्या क्या है बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ये चीज अच्छे से याद रखो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके पास क्या होते हैं बच्चों? राइबोसोम, लेकिन कहां पे होते हैं? अटैच टू द आउटर सरफेस। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पे बैठते हैं, ये चीज अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट, आरईआर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स, है ना। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, ओके, और सेक्रीशन में होता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, लेकिन वो क्या काम करते हैं? सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यानी आरईआर प्रोटीन, एसीआर लिपिड, ओके। और लिपिड के साथ साथ एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन जो होते हैं वो भी एसईआर में ही बनते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है बच्चों गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो कैमिलो गोल्जी ने ढूंढा था वगैरह वगैरह। चलो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है अच्छे से। चलो, द गोल्जी apparatus principally performs
द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, यानी एससीआरओ और आरईआर से जो भी चीजें आने वाली है, या तो लिपिड या तो प्रोटीन, उसको अच्छे से फोल्डिंग करो, उसको अच्छे से पैक करो, है ना। ये काम कौन करता है? गोल्जी अपैरेटस करता है ना। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर ही करना है या सेल के बाहर भेजना है। गोल्जी अपैरेटस रिमेन क्लोज एसोसिएशन, किसके क्लोज एसोसिएशन में है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज एसोसिएशन में। नेक्स्ट, गोल्जी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इस पे क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus में जो पैकेजिंग होता है, ओके। नेक्स्ट, रीच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और वो कहाँ पे एक्टिव होता है? एसिडिक पीएच। एक चीज अच्छे से समझो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पढ़ाते नहीं है, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी सिर्फ एनसीईआरटी की स्टेटमेंट को समझ रहे हैं, तो उसको ही, उस पे ही ध्यान दो, क्योंकि अभी 40 दिन में मतलब 46 डे बाकी है हमारी एग्जाम को, और उसमें हम लोगों को सारी एनसीईआरटी की लाइनें क्लियर करनी है ना। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए, सारी चीजें सीखनी है, तो आप डीसीबी बायोलॉजी को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए बस एनसीईआरटी को क्लियर करवा दो सर, उनके लिए ये सेशंस है। ओके, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट देखो बच्चों, वैक्यूल। वैक्यूल कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। ओके, इट कंटेन्स क्या क्या है? उसके पास पानी है, सैप है, excretory प्रोडक्ट है एंड अदर मटेरियल दैट आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। पानी है, सैप है, excretory प्रोडक्ट है एंड बाकी का मटेरियल जो यूजफुल नहीं है। ओके, सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। अब ये टोनोप्लास्ट जो होता है ना बच्चों, ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करता है, यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कॉन्सेंट्रेशन कम है, वैक्यूल में ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, फिर भी अनवांटेड चीजें बाहर से अंदर आ रही है, तो लोअर टू हायर आ रही है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रही है ना, तो उसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये वाली चीज अच्छे से याद रखो, अमीबा के पास भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सो आपको क्वेश्चन आएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसके पास है? तो अमीबा के पास है। क्या काम कर रहा है? ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन की काम कर रहा है। प्रोटिस्टा में भी फूड वैक्यूल होते हैं जो फूड को एनगल्प करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हुआ, तो एंडोमेम्ब्रेन में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पढ़ा, लाइसोसोम को पढ़ा, वैक्यूल्स को पढ़ा। अब एंडोमेम्ब्रेन को छोड़ के जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिकली जब तक हम लोग स्टेन नहीं करेंगे, है ना, दे आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट कलरिंग, विदाउट स्टेनिंग माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया सब बच्चों का रट्टा होता है, दो मेम्ब्रेन का है, आउटर लेयर है, इनर लेयर है, इनर का इनफोल्डिंग होके क्रिस्टे बनाए, उस पे F1 पार्टिकल है, अंदर की चीज को मैट्रिक्स कहते हैं, वहां पे क्रेब साइकिल होता है, इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसका खुद का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, 70S राइबोसोम्स होते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें रट्टा मार लेते हैं बच्चे। लेकिन ऐसी कोई एक चीज दी हुई रहती है, जब पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा ये नहीं लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन में आता है तो कंफ्यूज होते हैं, यार ये मैंने कहाँ पे देखा था, यार ये मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। ओके, तो हम लोग वही चीजें कर रहे हैं जिसपे आप ध्यान नहीं देने वाले। ओके, जब खुद से पढ़ते हो तो उसमें ध्यान नहीं देते हो। द इनर कंपार्टमेंट जो होता है वो डेंस होमोजेनस सब्सटेंस होता है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स किससे फील होता है? डेंस होमोजेनस सब्सटेंस, डेंस होमोजेनस सब्सटेंस। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड होते हैं बच्चों? फिशन से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लेनॉइड। चलो यहाँ पे अच्छे से याद रखो बच्चे, क्या याद रखते हैं? प्लास्टिड। चलो प्लांट है, प्लांट है। यूग्लेनॉइड में भी प्लास्टिड्स होते हैं, और यूग्लेनॉइड कहाँ पे आता है बच्चों? प्रोटिस्टा में आता है। कहाँ पे आता है? प्रोटिस्टा में आता है। तो अच्छे से याद रखो, तो आपको क्वेश्चन आएगा, प्लांट को छोड़ के प्लास्टिड कहां पे होता है? यूग्लेनॉइड में होता है। कहां पे होता है? यूग्लेनॉइड पे होता है। नेक्स्ट, इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। देखो भाई, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके पास क्लोरोफिल वगैरह होता है,
क्रोमोप्लास्ट के पास कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल वगैरह होते हैं जो कलर देने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट एक ही ऐसा है जो कलरलेस प्लास्टिड होता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, जिसमें इलायोप्लास्ट लिपिड स्टोर करेगा, अल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करेगा, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा। ओके, समझ में आ गया? तो यही यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो बच्चों, देयर नंबर वैरीज। एक क्लोरोप्लास्ट किस में होगा? क्लैमाइडोमोनास में होगा। ओके, जो ग्रीन अलगा है, क्या है? ग्रीन अलगा है, सिंगल सेल यूनिसेल्युलर ग्रीन अलगा है। और 20 से 40 होते हैं मेसोफिल यानी बड़ी प्लांट की सेल में। ओके, चलो, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पे होते हैं? तो थाइलाकॉइड में होते हैं। वैसे तो फोटोसिंथेसिस जिसने पढ़ा उसको सब मालूम होता है। अब देखो, राइबोसोम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, उसके पास आरएनए एंड प्रोटीन है, मैंने पहले बताया, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ओके, अगर हम लोग प्रोकैरियोट में जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में जाते हैं तो वो 70 ईयर्स होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में अगर आते हैं तो वो 80 ईयर्स होता है। यस इज फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, stands for the sedimentation coefficient, stand for the sedimentation coefficient. It is indirectly किसका मेजर है? डेंसिटी एंड साइज। ये अच्छे से याद रखो, स्वेडबर्ग यूनिट यानी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इनडायरेक्टली हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं बच्चों? डेंसिटी एंड साइज मेजर कर रहे हैं। साइटोस्केलेटन, चलो, एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनासियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग, क्या क्या है बच्चों उसके पास? माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ओके, साइटोस्केलेटन के फंक्शन को अच्छे से याद रखो। लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आके गया है, लास्ट ईयर 23 में ये क्वेश्चन था बच्चों। तो क्या फंक्शन है देखो, सब मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप। मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप, तीन ही चीजें अच्छे से याद रखना। ओके, ये ऐसी बारीक चीजें, देखो कैसा लास्ट वाली लाइन में दिया था ना, मैं बोलता हूं आपको कि लास्ट वाले लाइनों में क्वेश्चन बन रहे, ब्रैकेट वाले चीजों में क्वेश्चन बन रहे, मैं बताऊंगा आपको। ये यहां पे क्वेश्चन था लास्ट ईयर, कितना इजी था, कितना इजी था, लेकिन ये भी कुछ बच्चों ने गलत किया है। चलो नेक्स्ट, सिलिया एंड फ्लैजेला। देखो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन है ना, तो नेक्स्ट चलो देखते हैं। सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं सिलिया विच वर्क लाइक ओर्स, यानी मतलब ग्रुप में काम करेंगे, ओर लाइक मूवमेंट कहते हैं उसे। तो ये आइदर सेल को मूव करेंगे या फिर सेल की बाजू की एनवायरनमेंट को मूव करेंगे, या तो सेल खुद मूव होगा या तो एनवायरनमेंट मूव होगा। समझ में आ रहा है? ओके, फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं, फ्लैजेला लंबे होते हैं, है ना, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेस फ्लैजेला, प्रोकैरियोट के पास भी फ्लैजेला था, लेकिन स्ट्रक्चरली वो और यूकैरियोटिक का फ्लैजेला अलग है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के पास फ्लैजेला होता है, लेकिन वो स्ट्रक्चरली अलग है। प्रोकैरियोट के पास पिलाए और फिमरे होते हैं, सिलिया नहीं होते हैं, और हमारे पास सिलिया होते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये पेरिफेरल डबलेट्स आर कनेक्टेड बाय लिंकर्स। ये यहां पे डायग्राम में क्या किया है बच्चों उन्होंने, ये यहां पे देखो इंटर डबलेट ब्रिज कहा है और नीचे लिंकर्स कहा है। ओके, तो ये अच्छे से ध्यान दो यहां पे। चलो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल के बारे में पढ़ लेते हैं। सेंट्रोजोम ये ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल। इसको कोई लेयर नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है बच्चा। ओके, ये अच्छे से याद रखो। सो सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलार, सेंट्रियोल को कवर करने वाला पेरीसेंट्रियोलार अमोर्फस सब्सटेंस होता है। सेंट्रियोल इन सेंट्रोजोम कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। और ये वाला स्ट्रक्चर को याद रखो, 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल होते हैं, 9+0 होता है ये एक्चुअली। ओके, सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, अच्छे से याद रखो। एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव्स राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। ये वाली स्टेटमेंट को याद रखो। नेक्स्ट न्यूक्लियस है बच्चों, देखो मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाइस। बेसिक डाइस से हम लोग स्टेन करते बेसिक डाइस से। ओके, क्रोमैटिन कहते हैं, फ्लेमिंग ने नाम दिया था। पेरीन्यूक्लियर स्पेस होती है दो मेम्ब्रेन के बीच में, जो बैरियर फॉर्म करेगी इनसाइड और आउटसाइड की चीजों में। ओके, नेक्स्ट देखो, द न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं आर द पैसेजेस, अब ये ध्यान दो, थ्रू विच
मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं उसमें से आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, है ना, मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, यानी बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं, है ना, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखो न्यूक्लियोलाई जो होता है बच्चों स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है ना, न्यूक्लियोलस जो होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, और न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, मतलब बाकी के जैसे ही बस डार्क स्टेन बॉडी है, ओके, जहां पे आरएनए सिंथेसिस ज्यादा एक्टिवली होता है, राइबोसोम को असेंबल किया जाता है, वहां पे किसको असेंबल किया जाता है, राइबोसोम्स को असेंबल किया जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल हिस्टोन, कुछ नॉन हिस्टोन और आरएनए भी वहां पे होते हैं। तो न्यूक्लियस में क्रोमैटिन भी है, हिस्टोन प्रोटीन भी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है और कुछ आरएनए भी होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट ये वाली लाइन को अच्छे से याद रखो, लास्ट वाली। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं बच्चों, नॉन स्टेनिंग होते हैं, ये अच्छे से याद रखो, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस एट अ कांस्टेंट लोकेशन एंड दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। इसको अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट माइक्रोबॉडीज भी होते हैं, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड, माइन्यूट वेसिकल, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, माइन्यूट वेसिकल, है ना, दैट कंटेन वेरियस एंजाइम, उनके पास एंजाइम होते हैं, और ये बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में होते हैं। तो बच्चों यहां पे हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट हुआ है, और मैंने इतना सिंपल चैप्टर था लेकिन इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइंस थी उसको मैंने कवर किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए टॉपिक के की स्टेटमेंट को, ढासू स्टेटमेंट को लेके आएंगे आपके सामने। बच्चों इन सेशंस को शेयर करना मत भूलो, लाइक करना मत भूलो, जो जो नीट एस्पायरेंट्स है उनके पास ये वीडियो को पहुंचाओ, ताकि वो भी अपने एनसीईआरटी के की स्टेटमेंट को, ढासू स्टेटमेंट को अच्छे से समझे और अच्छे से उनको कवर करे। पूरे 32 चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और आप उसे एंजॉय करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।